हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका #सक्सेस विद दीपक में। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक से अध्याय 1 संसाधन एवं विकास को अवगत कराऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक है संसाधन एवं विकास। ये इसका पार्ट 1 है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा संसाधन और विकास के बारे में जान लेते हैं। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है। हो सकता है कि कोई वस्तु प्रकृति में पहले से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन तब बनती है जब मनुष्य को उसके लाभप्रद उपयोग के बारे में पता होता है और फिर उसके बाद मनुष्य इसका उपयोग करना स्टार्ट कर देता है। वहीं विकास का तात्पर्य है सामाजिक संरचना, संस्थाओं, सेवाओं की बढ़ती क्षमता जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कर सके ताकि जीवन में अनुकूल परिवर्तन आए। तो ये हमने जाना कि संसाधन एवं विकास क्या होता है। अब ये जो डायग्राम है, ये वाला, इससे यह बतलाया जा रहा है कि मनुष्य प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ किस प्रकार क्रिया करता है और फिर वह आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं की रचना करता है। मानव स्वयं ही संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद फिर उसका उपयोग करते हैं। ये है संसाधनों का वर्गीकरण। तो ये तो आप देख लीजिएगा क्योंकि ये उसका छोटा सा डायग्राम है। अब हम इसे डीपली पढ़ेंगे। संसाधनों के वर्गीकरण को पढ़ने से पहले हम संसाधन का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह संसाधन कहलाते हैं। तो इसको हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया कि संसाधन क्या है। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को तो बड़े पैमाने पर 4 रूपों में बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होने के आधार पर। इसमें संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया, जैव और अजैव। जैव संसाधन ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। और इसी का सेकंड पार्ट है अजैव संसाधन। अजैव ऐसे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं, वह अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब सेकंड है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब समाप्त होने के आधार पर। इसमें है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा। जल, वन व वन्य जीवन आदि नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में भी विभाजित किया जा सकता है। अब है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे खनिज तथा जीवाश्म। इनमें से कुछ संसाधन पुनः चक्रीय हैं, जैसे धातुएं, और कुछ संसाधन अचक्रीय हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। अचक्रीय संसाधन एक बार के प्रयोग में ही खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व यानी मालिक कौन है, इसके आधार पर। इसमें सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। कुछ संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। अनेक किसानों के पास सरकार द्वारा कुछ भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान या टैक्स देते हैं। गांव में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भूमि के स्वामी यानी मालिक होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास एक भी भूमि नहीं होती, यानी वे भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों एवं अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब तथा कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। ये हो गया व्यक्तिगत संसाधन। अब है सामुदायिक संसाधन। इस प्रकार के संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के पास उपलब्ध होते हैं, जैसे गाँव में चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगर में पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, यह सब वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। अब है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी आधार पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार प्राप्त है कि
वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें तथा रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार शहरी विकास प्राधिकरण को दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, सारी भूमि तथा 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, ये सारे संसाधन राष्ट्रीय की संपदा है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय संसाधन में जोड़ा गया है। अब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विश्व स्तर पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं जो संसाधनों को नियंत्रित करती है। जैसे भारत के तट रेखा से जो 200 किलोमीटर की दूरी पर जो खुला महासागरीय संसाधन है, वो उस पर किसी का अधिकार नहीं है, ये हर देश पर लागू होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना किसी भी देश के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा थर्ड भी खत्म हो गया स्वामित्व के आधार पर। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के बारे में तो हमने जान ही लिया, अब इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, वो संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान तथा गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है, तो ये संभावी संसाधन कहलाएंगे। अब हमारा विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी तथा उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है, तो ये हुआ विकसित संसाधन। नेक्स्ट है हमारा भंडार। भंडार मतलब जहाँ पर भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु को इकट्ठा करके रखा जाता है। इसे हम पढ़ लेते हैं। पर्यावरण में मौजूद वह पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल किए जाते हैं। यानी वैसे पदार्थ जो भौतिक और अभौतिकों को जहाँ पर इकट्ठा करके रखा जाता है वो भंडार कहलाते हैं। जैसे ज्वलनशील गैसें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए मनुष्य के पास आवश्यक तकनीक ज्ञान का अभाव है, यानी उनके पास वो तकनीक नहीं है जिससे कि इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। अब है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें मौजूद तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे नदियों के पानी को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक तो है ही, यह जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव में इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया है, जिससे काफ़ी सारी समस्याएं हो गई है। जिनमें से मुख्य समस्याएं यहाँ है, जैसे पहला है कुछ व्यक्तियों में लालच के कारण संसाधनों का ह्रास, यानी कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार लालच आ गया है कि जिससे संसाधनों की कमी होती जा रही है। सेकंड है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न तथा संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया है। नेक्स्ट है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया है, जिसमें इनमें भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण तथा भूमि निम्नीकरण आदि शामिल है। तो यह है समस्याएं। इसी समस्या को देखते हुए कुछ अवधारणाएं सामने आई हैं, जिसमें से एक है सतत पोषणीय विकास। ये क्या होता है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास तथा साथ ही वर्तमान विकास की प्रक्रिया में भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना नहीं करना। मतलब यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है। तो यह है सतत पोषणीय विकास। इसकी कुछ विशेषता हैं, जिनमें सबसे पहले है प्राकृतिक संसाधनों के
कार्यकुशल उपयोग। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण कार्यकुशल तरीके में उपयुक्त होगा, जो आय में वृद्धि तथा रोजगार और जीवन स्तर में सुधार आदि में उद्देश्य के रूप में प्राप्त होगा। सेकेंड है भविष्य जीवन की गुणवत्ता में कोई कटौती नहीं। इसका मतलब है सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण के उपयोग से वर्तमान जीवन शैली को बढ़ाना है। इस तरह से भविष्य की पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता नीचे नहीं गिरेगी। ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड है प्रदूषण में कमी नहीं। यह उन गतिविधियों को कम करता है जिनमें उच्च जीवन शैली क्रम में बनी रहती है तथा ये प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को हानिकारक सिद्ध करता है। फोर्थ है सीमा विकास नहीं करता। इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण इस प्रकार से उपयोग किया जा सके कि यह केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य के आर्थिक की दर भी बनाए रखता है। तो यह तो हो गया सतत पोषणीय विकास की अवधारणाएं और विशेषताएं, जिन्हें हमने अच्छे से पढ़ लिया। इसी को ध्यान में रखते हुए एक और सम्मेलन किया गया है जो 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। यह भी संसाधन के विकास में ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि रियो डी जेनेरो क्या है। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए, मतलब इकट्ठे हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब जानते हैं कि एजेंडा 21 होता क्या है। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं तथा सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। तो ये हमने जाना कि यह रियो डी जेनेरो क्या होता है। यह सभी संसाधन के विकास में अपना योगदान निभाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।